नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे कैसे सर्कस में नजर आने वाला मौत का कुआं चंद्रमा पर कर सकता है अंतरिक्ष यात्रियों की मदद, और कैसे मानव ने की धनुष बाण की खोज, और क्या होगा जब एक कतार में नजर आएंगे ब्रह्मांड के 6 ग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। चंद्रमा पर मानव मिशन आसान नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों को यहां कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में अब वैज्ञानिकों ने नया समाधान निकाला है। उनका कहना है कि चंद्रमा पर मौत का कुआं की तरह के स्ट्रक्चर में दौड़ना अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रख सकता है। इसके लिए धरती पर प्रशिक्षण भी किए गए हैं। एक रिपोर्ट। बचपन में मेलों या प्रदर्शनियों में मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र होता था। कुआंनुमा लकड़ी के स्ट्रक्चर में कलाकार मोटरसाइकिल या कार गोल गोल घुमाकर करतब दिखाते थे और सब हैरान हो जाते थे। हालांकि इंसान चाहे कि इसमें दौड़ लगा ले तो वो नामुमकिन था। स्पीड कम होने के चलते गुरुत्वाकर्षण उसे ये नहीं करने देता। लेकिन चंद्रमा पर यह मुमकिन है। इंसान मौत के कुएं में गोल गोल दौड़ भी सकता है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है। असल में चंद्रमा पर मनुष्य ने आखिरी बार 1972 में कदम रखा था। पाया गया था कि चंद्रमा के वातावरण और धरती का 1/6 गुरुत्वाकर्षण होने के चलते इंसान को यहाँ स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां सब कमजोर हो जाती हैं। हृदय और श्वसन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। बाकी सबके लिए तो डीकंडीशनिंग एक्सरसाइज जैसे कई तरह के समाधान हैं, लेकिन हड्डियों और मांसपेशियों के लिए उचित उपाय अब तक नहीं था। इस दिशा में काम कर रहे मिलान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हाल ही में रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित अध्ययन ने एक नया तरीका सुझाया है। यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्टो मिनेट्टी और उनके सहयोगियों के मुताबिक अगर सर्कस में दर्शाए जाने वाले मौत के कुएं की तरह अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर दौड़ लगाएं तो मांसपेशियों और हड्डियों को कमजोर होने से रोका जा सकता है। इसके लिए शोध दल ने अपने 2 शोधकर्ताओं को 36 मीटर ऊंची क्रेन और नायलॉन की इलास्टिक रस्सी की मदद से मौत के कुएं में लटकाया। इस सेटअप ने उनके शरीर के वजन को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पर महसूस होने वाले वजन जितना कर दिया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर शोधकर्ता आसानी से मौत के कुएं में दौड़ पाए। देखा गया कि अगर रोजाना सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले अंतरिक्ष यात्री कुछ मिनट इस तरह दौड़ें तो हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं से निपटा जा सकता है। नासा साल 2026 में आर्टेमिस मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें अपोलो मिशन के बाद एक बार फिर मानव चंद्रमा पर उतरेंगे। इस मिशन में यह समाधान काफी मददगार हो सकता है। हालांकि अभी चंद्रमा पर किस तरह मौत का कुआं जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जा रहा है। 26 जनवरी की परेड तो आपने देखी होगी, जहां हर साल भारतीय संस्कृति और विकास की झांकियां प्रदर्शित की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी प्लैनेट परेड देखी है? जी हां, यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसे धरती से इंसान भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि यह मौका बहुत जल्द आ रहा है। क्या होती है प्लैनेट परेड, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। प्लैनेट परेड, तो क्या ब्रह्मांड में हमारे ग्रह परेड करते हैं? जी हां, ये सच है। और ये दुर्लभ खगोलीय घटना 3 जून 2024 को हो रही है, जब कई ग्रह एक साथ धरती से नजर आएंगे। खगोल वैज्ञानिकों के अलावा ये बहुत अच्छा मौका है ब्रह्मांड में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक क्लबों, विद्यार्थियों और तारों पर निगाह रखने वाले शौकिया लोगों के लिए। अगर आप इस घटना को मिस नहीं करना चाहते तो फौरन अपनी दूरबीनों को बाहर निकाल लीजिए।
प्लैनेट परेड या ग्रह परेड एक ऐसी घटना है जब 2 या 3 ग्रहों से ज्यादा ग्रह एक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते दिखते हैं और खास एंगल से देखने पर ऐसा लगता है मानो एक सीधी रेखा में गुजर रहे हों। हालांकि वो अपनी ही कक्षा में होते हैं। दूरबीन जैसे विशेष उपकरणों द्वारा देखने से ये एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे एक रेखा में होने का आभास कराते हैं। ये काफी दुर्लभ और रोमांचकारी खगोलीय घटना होती है। इस बार ये संयोग 3 जून को बन रहा है, जब हमारे सौरमंडल के 6 ग्रह मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक साथ नजर आएंगे। ये घटना सूर्योदय से कुछ घंटे पहले हमारी धरती के उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में व्यापक रूप से देखी जा सकेगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ये घटना पहले और बाद में भी देखी जा सकेगी। जैसे साओ पाउलो में ये घटना 27 मई को देखी जा चुकी है और जो लोग 3 जून को इस घटना को देखने से चूक जाएं, उनके लिए ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग 28 अगस्त को भी बनने वाला है। यही नहीं, 28 फरवरी 2025 को और भी ज्यादा विशेष घटना इंतजार कर रही है, जब ब्रह्मांड में 7 ग्रहों का अलाइनमेंट देखा जा सकेगा। प्लैनेट परेड एक बहुत ही स्वाभाविक रूप से घटने वाली खगोलीय घटना है। इसमें सबसे खास है एक साथ कई ग्रहों का नजर आना, जिनमें से कुछ तो कई बार यूं भी दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन सबको देखने के लिए टेलीस्कोप जैसे उपकरण, खुला आसमान और विशेष कोण जरूरी होते हैं। ओलंपिक्स हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताएं, तीरंदाजी का अपना ही क्रेज रहता है। भारतीय संस्कृति में तो इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी मिल जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर मानव ने बो एंड एरो का आविष्कार कैसे किया, या उसे सबसे पहले कब यह आइडिया आया? जानिए ऐसे ही रोचक सवालों का जवाब हमारी इस स्टोरी में। बहुत समय पहले प्रागैतिहासिक काल में एक आविष्कार हुआ जिसने मानव जीवन को बदल कर रख दिया। यह आविष्कार था धनुष और बाण का। दक्षिण अफ्रीका की सिबिडू गुफा में लगभग 72,000 से 60,000 साल पहले के समय में पुरातत्वविदों को कुछ निशान मिले थे जो संभवतः प्राचीन तीरों के थे। ये संकेत देते थे कि मानव ने सबसे पहले यहीं धनुष और बाण का उपयोग किया होगा। फिर 2020 में श्रीलंका की फा हियेन गुफा में कुछ और प्राचीन तीरों के निशान मिले। ये निशान लगभग 48,000 साल पुराने थे। मानव विज्ञानियों का मानना है कि इन तीरों का उपयोग छोटे जानवरों जैसे बंदर और गिलहरी का शिकार करने के लिए किया जाता था। यूरोप में भी धनुष और बाण के प्रमाण मिले हैं। जर्मनी के मैनहेम वोगेलस्टॉन्ग में लगभग 17,500 से 18,000 साल पुराने और स्टेलमुर में 11,000 साल पुराने धनुष बाण के अवशेष पाए गए हैं। यह स्पष्ट था कि धरती पर अलग अलग संस्कृतियों ने स्वतंत्र रूप से इस अद्भुत उपकरण को विकसित किया था। 64,000 साल पुराने साक्ष्य बताते हैं कि धनुष और बाण का आविष्कार एक आवश्यक प्रगति थी। हालांकि इसके पूर्ण करने में कई पीढ़ियों का समय लगा और हर संस्कृति ने इसे अपने ढंग से उन्नत किया। इस उपकरण ने शिकार और युद्ध को दूर से अधिक कुशल और प्रभावी बना दिया। इसका उपयोग करने वाले सभ्यताओं की सामाजिक जटिलता भी बढ़ गई। धनुष और बाण के सबसे अच्छे निर्माता और उपयोगकर्ता सीथियन थे। उनके रिकर्व धनुषों की कॉम्पैक्ट संरचना थी, जिससे पारंपरिक लंबे धनुषों की तुलना में एक तीर में अधिक ऊर्जा और गति को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करते हुए उन्हें घोड़े की पीठ से शूट करना आसान हो गया था। मनुष्यों ने तीर की नोक बनाने के लिए कई कदम उठाए। तीर का शाफ्ट और धनुष लकड़ी से बने होते थे जो दबाव के साथ मुड़ सकते थे। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक भूमध्य सागरीय दुनिया और यूरोप में और चीन, जापान और यूरेशियाई मैदानों में इससे भी लंबी अवधि तक धनुष बाण प्राथमिक सैन्य हथियार के रूप में काम करता रहा। आधुनिक समय में धनुष अधिक सटीक और शक्तिशाली होते हैं।
इतिहास में सबसे प्रभावी हथियार के रूप में इसकी भूमिका रही है, लेकिन जैसे जैसे कवच की गुणवत्ता में सुधार हुआ और बंदूकों का उपयोग फैला, धनुष और बाण अप्रभावी हो गए। धनुष और बाण का उपयोग करने का अभ्यास, जिसे तीरंदाजी कहते हैं, अब एक कला बन गई है। आज के समय इसे इंटरनेशनल और नेशनल खेलों में शामिल कर लिया गया है। इसमें महारत हासिल करने में समय लगता है। आज ये अधिकतर सभ्यताओं के लिए आवश्यकता से अधिक एक शौक बन गया है, परंतु इसका महत्व और प्रभाव इतिहास में अमर रहेगा। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान प्रभाग में कार्यरत प्रोफेसर कुलकर्णी को मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनशील या क्षणिक खगोलीय पिंडों पर उनके अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। शॉ प्राइज फाउंडेशन ने टाइम डोमेन खगोल विज्ञान में कुलकर्णी के योगदान की सराहना की, जिसके नतीजे पालोमर ट्रांसिएंट फैक्ट्री और उसके उत्तराधिकारी जुइकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी के अवधारणा, निर्माण और नेतृत्व जैसे अनुप्रयोगों में नजर आते हैं। डॉक्टर कुलकर्णी ने 1978 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से MS की डिग्री प्राप्त की और 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी PhD पूरी की। शॉ पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो खगोल, जीवन, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ इस बार यह पुरस्कार US की सुई ले थीन को जीवन विज्ञान और स्टुअर्ट ओरकिन को चिकित्सा क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट की पहचान की है जो मलेरिया के खिलाफ अधिक प्रभावी रोकथाम और उपचार रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आई साइंस जर्नल में प्रकाशित उनका यह शोध टीके के विकास के लिए परजीवी के प्रोहेबिटिन प्रोटीन को एक नए लक्ष्य के रूप में प्रस्तावित करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलने वाली एक वेक्टर जनित बीमारी है जिसने सदियों से लाखों लोगों की जान ली है और इसका प्रकोप भारत में आज भी दिखाई पड़ जाता है। तमाम प्रयासों के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मलेरिया के 249 मिलियन मामले सामने आए और इससे 60,800 मौतें हुई। प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन के नेतृत्व में किए गए इस शोध ने एक नए होस्ट परजीवी इंटरैक्टिंग कॉम्प्लेक्स की पहचान की है जो एक सफल वैक्सीन रणनीति को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।